हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब तक की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और कल मैंने आपको थोड़ा सा इसकी स्टेजेस और डिमेंशन के बारे में भी बताया था। आपने डिमेंशंस में जो लिखना है वही आपके फैक्टर्स में भी आएंगे, लेकिन अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको उतना ही लिखना है जितना कल बताया था। और अगर आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा इसको और ज़्यादा ब्रॉड करके लिखोगे। तो हम थोड़ा सा आज इसको डीपली भी पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे सबसे पहले आपके, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। इसको जैविक कारक भी बोला जाता है, और इसके अंदर जो बेसिकली नाम आता है ये कहा जाता है कि जो ये डेवलपमेंट होती है ये बाय बोर्न होती है। नो डाउट इसको बाय बोर्न क्यों बोला गया है आपको ये कल की क्लास में भी बताया था, और ये याद भी होना चाहिए आपको कि जो मेल और फीमेल के जो मैंने बताया था इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम होता है, स्पर्म होता है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट पैदा होता है, और जाइगोट से एक ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है। जब मदर के स्टमक में से बेबी बाहर आता है तो ये जाइगोट एक बेबी का रूप ले लेता है, तब एक डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की, इसीलिए इसको बाय बॉर्न बोला गया। अब इसके अलावा जो है हेरिडिटी ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। किस तरह करती है जो वंशानुक्रम होती है। वंशानुक्रम का मतलब आप सबको पता होगा, जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती हैं एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में गुण विशेषताएं जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर सभी संरचनाएं आती हैं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शारीरिक जो गुण हैं वो आते हैं, फंक्शंस आते हैं, कार्य आते हैं, और सभी की सभी जो हमारी एबिलिटीज़ हैं वो आती हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, और साथ ही साथ दादा दादी से भी मिल सकती हैं, अदर स्पीशीज़, लेकिन वो एक ही जनरेशन के होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हम इसके अंदर लिखेंगे प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। ये जो हेरिडिटी की प्रक्रिया है वो मैं आपको कल बता चुकी हूँ, आपको वहीं यहाँ पे भी वही वो मेल और फीमेल वाले कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ लॉ ऑफ हेरिडिटी। जो वंशानुक्रम के नियम है वो कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से समझ लेना। सबसे पहला इसके अंदर आता है लाइक बिजेट लाइक, मतलब जो समान है वो समान को ही पैदा करता है। कैसे इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है, देखिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को ही पैदा करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो किसी एनिमल को पैदा करेंगे और जो एनिमल्स हैं वो किसी ह्यूमन बींग को पैदा करेंगे। तो यहाँ पर ये समान का मतलब ये नियम था। सेकेंड जो है दैट इज़ लॉ ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन अभी तो मैम आपने बोला कि ये समान समान को पैदा करते हैं, अब आप वेरिएशन का नाम ले रहे हो, तो यहाँ पे जो वेरिएशन का मतलब है वो इस चीज़ से है कि अभी मैं बता रही थी कि जो माता पिता के गुण हैं वो बच्चों के अंदर आते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माता पिता के गुण आएंगे, उन्हीं की जनरेशन के दादा दादी के भी आ सकते हैं, नाना नानी के भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कुछ विभिन्नताएं भी हमें देखने को मिल सकती हैं। थर्ड पॉइंट में ये आता है लॉ ऑफ रिग्रेशन या फिर प्रतिगमन का नियम, जिसको आप बोल सकते हैं। रिग्रेशन के नियम में ये बेसिकली बताते हैं कि मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो उनके बच्चे होंगे वो भी इंटेलिजेंट होंगे, इसके अपोजिट भी कहानी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन आगे बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के जो नियम हैं वो हमें हेरिडिटी में देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा रिग्रेशन के अंदर 3-4 पॉइंट्स और आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आता है फिजिकल डिफेक्ट्स। फिजिकल डिफेक्ट्स में ये क्या बता रहे हैं, फिजिकल डिफेक्ट्स में ये बता रहे हैं कुछ बच्चे इस तरह के पैदा होते हैं जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, या फिर फिजिकली उनके अंदर कोई ना कोई जो बॉडी का पार्ट है वो मिसिंग होता है, और इस तरह के बच्चों को जो समाज में है, जो सोसाइटी में है, वो उतने अच्छे से अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाते जितना कि एक नॉर्मल बच्चा करता है, क्योंकि सोसाइटी उनका कई बार देखने को मिलता है कि मजाक भी उड़ाती है। यहाँ पे फिज़िकल हैंडीकैप भी बोला जाता है इनको, मतलब फिज़िकल का शारीरिक रूप से कोई ना कोई जो बॉडी पार्ट है वो मिसिंग होना। इसके अलावा आता है सेक्स। किस तरह से हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए एक एक्स एक्स और एक्स वाई का कंसेप्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये फीमेल में होता है, ये मेल्स में होता है। तो औरत के अंदर तो क्षमता जो है वो लड़की पैदा करने की होती है, लेकिन जो एक मेल के अंदर है वो एक्स वाई होने के
बाद ही इनके अंदर जो एबिलिटी होती है वो ही एक मेल को पैदा कर सकते हैं। जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो एक गर्ल बेबी का जन्म होता है, और जब एक्स और वाई मिलते हैं तो बॉय बेबी का बोर्न होता है। इसी तरह से अपने इंडियन कल्चर में ये पहले तो यही माना जाता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को जो लड़कों के कंपैरेटिवली कम माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। लेकिन बुक्स में आपको आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। और इसके अलावा सभी कल्चर्स में जो बॉयज़ का होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता था। अब इसके अलावा रिग्रेशन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के अंदर सेम वही बात आ जाएगी, जो बुद्धि हेरिडिटी से ही मिलती है हमें, जो वंशानुक्रम है। लेकिन वॉटसन का जो कंसेप्ट था, वॉटसन ने थोड़ा सा उल्टा बताया। वो कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारी बुद्धि को। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि आप मुझे बच्चे ला कर दो, मैं उन्हें किसी भी एनवायरनमेंट में रहकर कुछ भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने हेरिडिटी के रोल को बिल्कुल डिनाई कर दिया था। लेकिन हमने यहाँ पे लॉ ऑफ रिग्रेशन में इस चीज़ को नोट डाउन करना है कि हेरिडिटी प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कोई पर्सन है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उसके IQ की बात करते हो तो वो ज़ीरो होता है। फाइन। इसी के कंपैरेटिवली कोई पर्सन है जिसकी फिजिक अच्छी नहीं है, वो फिजिकली डिफेक्ट्स हैं उसके अंदर, लेकिन जो उसका इंटेलिजेंस का लेवल है वो काफ़ी हाई है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सोसाइटी में अप्रिशिएबल होते हैं, उनके सुझावों को माना जाता है, उनके सजेशंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डक्टलेस ग्लैंड। एक होती है आपकी डक्ट ग्लैंड और एक होती है डक्टलेस। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। डक्टलेस ग्लैंड, एक तो डक्ट वाली ऐसे होती हैं, देखो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनकी नलिका होती हैं, और नलिका होने की वजह से वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं। फाइन। जैसे हमारी स्वेट लार होती है, आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा हमारे आंसू जो होते हैं उसको देखा जा सकता है, पसीना होता है उसको सलाइवा को देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, ये हमारी डक्ट ग्लैंड में आते हैं। लेकिन इसके अलावा एक डक्टलेस ग्लैंड भी होते हैं, जो नलिका विहीन जिसको हम बोलते हैं। नलिका ना होने के कारण ये हार्मोन सीधा जाके हमारे ब्लड के अंदर मिल जाते हैं, इसको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। कई तरह के आते हैं, डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। एक को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला इसके अंदर आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली ये एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसके अंदर से दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? कॉर्टिन और एड्रेनलिन। ये होती कहाँ पे? ये हमारी किडनी के पास, गुर्दे के पास होती है। दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। कॉर्टिन हार्मोन का कंसेप्ट क्लियर अभी तक नहीं है कि कॉर्टिन बेसिकली किस चीज़ में यूज़ होता है, लेकिन एड्रिनल के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि 3 जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हमारे नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम का मतलब आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज़ योर ब्रेन। और सेकंड है सेक्स ऑर्गन में। सेक्चुअली जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर एड्रेनल का एक मेन रोल होता है। एंड द थर्ड होता है इमोशनल स्टेट्स। जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो ये हमारे जो संवेगात्मक स्थितियाँ होती हैं वहाँ पे भी हमको प्रभावित करती है। इस हार्मोन का, इस ग्रंथि का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एड्रिनल जो है एक ग्लैंड है, एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड है। ग्रंथियों के अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बाकी ग्लैंड्स के बारे में और बाकी हार्मोन्स के बारे में मैं कल की क्लास में आपको रीड करवाऊंगी। और हाँ, नो डाउट कोरोना चल रहा है, कोरोना में घर पे रहिए, सेफ रहिए और खूब सारा पढ़िए।